नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाथ, पैर और मुंह की बीमारी के बारे में, जिसे कि हम हैंड, फुट एंड माउथ डिसीज़ कहते हैं। दोस्तों, हाथ, पैर और मुंह की बीमारी, जिसे कि हम हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ कहते हैं, सामान्यतः बचपन में होने वाली हल्की बीमारी है, लेकिन यह वयस्कों में भी हो सकती है। ज़्यादातर मरीज 2 सप्ताह के अंदर पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं, लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में कुछ बच्चों में जटिलताएं भी नजर आ सकती है। कई बार इस बीमारी ने महामारी का भी रूप लिया है और जिसकी वजह से कई लोगों की जान भी गई है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि इस बीमारी का उस बीमारी से कोई संबंध नहीं है जो इसी नाम से जानवरों में होती है। हाथ, पैर और मुंह की बीमारी एक वायरल इन्फेक्शन है और जिसका संबंध मुंह, हाथ और पैर में होने वाले जख्म यानी कि घाव से है। कई बार ये घाव शरीर के दूसरे हिस्से जैसे कि नितंब या फिर जननांग के हिस्सों में भी हो सकते हैं। हैंड, फुट और माउथ डिजीज के 2 सबसे कॉमन कारण होते हैं कॉक्ससैकी वायरस A16 और एंटेरोवायरस 71। कुछ दुर्लभ मामलों में यह बीमारी एक दूसरे कॉक्ससैकी वायरस के कारण भी हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हाथ, पैर और मुंह की बीमारी यानी कि हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज के लक्षण जो है वो क्या होते हैं। तो दोस्तों, हाथ, पैर और मुंह की बीमारी 3 फेज में नजर आ सकती है। बीमारी की शुरुआत पूर्व लक्षण यानी कि प्रोड्रोमल फेज से होती है। वायरल इन्फेक्शन आमतौर पर थकान से शुरू होता है और मरीज को कुछ दिनों तक बीमार महसूस होता है। पूर्व लक्षण फेज का संबंध हल्का बुखार, थकान, अस्वस्थ महसूस होना और भूख न लगने से है। इसके अलावा मरीजों को गले में दर्द, खांसी और पेट के आसपास के हिस्से में दर्द भी महसूस हो सकता है। पूर्व लक्षण फेज खत्म होने के बाद मरीज के मुंह में अनगिनत घाव विकसित हो जाते हैं और इसके अलावा ये घाव बकल म्यूकोजा यानी कि मुंह की श्लेष्म झिल्ली, जीभ और तालू में भी देखने को मिलते हैं। कई बार मसूड़े, होठ, यूव्यूला और मुंह के आसपास मौजूद त्वचा भी प्रभावित हो सकती है। शुरुआत में ये घाव मैक्यूलर यानी कि धब्बेदार होते हैं, मतलब ये समतल और साइज में 1 सेंटीमीटर से कम होता है। ये चित्ती या फिर चकत्ते कुछ दिन बाद फफोले बन जाते हैं, जो कि त्वचा में मौजूद तरल पदार्थों से भरे छोटे पूट होते हैं और मुंह में मौजूद ये घाव पीले रंग के अल्सर जैसे हो जाते हैं और जिसके इर्द गिर्द जो त्वचा है उसका रंग लाल हो जाता है और इसकी वजह से मरीज को मुंह में दर्द और असहजता महसूस होती है और जिन बच्चों की उम्र 5 साल से कम होती है उनमें यह समस्या और भी ज़्यादा गंभीर हो सकती है। कुछ समय बाद त्वचा पर भी घाव विकसित होने लगते हैं। सबसे कॉमन जगह है हथेली, तलवा और हाथ और पैर की उंगलियों के बीच की खाली जगह। शुरुआत में ये घाव 2 से 5 मिलीमीटर के लाल रंग के चकत्ते होते हैं, जो कि बाद में बढ़कर तरल पदार्थों से भरे फफोले बन जाते हैं और जिसके इर्द गिर्द त्वचा में लालिमा हो जाती है। शरीर के बाकी हिस्से जहां पर घाव हो सकते हैं वे है धड़ का हिस्सा, नितंब और जननांग का हिस्सा और ये चकत्ते 1 सप्ताह तक रह सकते हैं और मुख्य रूप से एसिम्प्टोमेटिक यानी कि अलक्षणी होते हैं। कई बार इनकी वजह से खुजली और दर्द भी हो सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हैंड, फुट एंड माउथ डिसीज जो है ये क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं इस बीमारी के। तो दोस्तों, गर्मी और शरद ऋतु में इस बीमारी के मामले ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यह नवजात शिशु और 10 साल से कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। वयस्क की जिनमें यह बीमारी होती है उनमें बच्चों में होने वाली बीमारी की तुलना में बेहद हल्के लक्षण देखने को मिलते हैं और इस बीमारी को मध्यम रूप से संक्रामक माना जाता है और इसीलिए इस बीमारी ने पहले भी कई मौक़ों पर महामारी का रूप लिया है और इसमें बीमारी के ट्रांसमिशन का खतरा 10 से 30% के आसपास होता है। हाथ, पैर और मुंह की बीमारी के महामारी का रूप एशिया के दक्षिण पूर्व हिस्सों में देखने को मिला था। साल 2009 में आखिरी बार इस बीमारी का प्रकोप चीन में देखने को मिला था। बीमारी का प्रकोप मुख्य रूप से नर्सरी स्कूल और बच्चों को रखने वाले डे केयर सेंटर्स में देखने को मिलता है। हाथ, पैर और मुंह की बीमारी आमतौर पर ग्रुप ए कॉक्ससैकी वायरस A16 या एंटेरोवायरस 71 के कारण होने वाले इन्फेक्शन की वजह से होती है और ये वायरस पिकोर्नाविराडे परिवार और जीनस एंटेरोवायरस का हिस्सा माने जाते हैं और इस वायरस का ट्रांसमिशन आमतौर पर
फिकल ओरल रूट यानी कि संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित भोजन या पानी का सेवन करने से स्वस्थ व्यक्ति है उसका बीमार पड़ना, जिसे कि हम फिकल ओरल रूट कहते हैं, उसके माध्यम से होता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति की त्वचा पर मौजूद घाव के संपर्क में आने से या फिर संक्रमित व्यक्ति द्वारा खांसने और छींकने के दौरान निकलने वाली बूंदों के संपर्क में आने से भी यह बीमारी फैलती है। संक्रमित मरीज के मल में कई हफ्तों तक वायरस मौजूद रहता है। वायरस के संपर्क में आने के बाद बीमारी के लक्षण दिखने में 3 से 5 दिन का वक्त लगता है और इस समय को इनक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हैंड, फुट एंड माउथ डिसीज जो है या ये बीमारी है, इसका निदान कैसे होता है। तो दोस्तों मरीज की प्रोफाइल, मेडिकल हिस्ट्री और क्लिनिकल जांच के आधार पर डॉक्टर जो है वो हाथ, पैर और मुंह की बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं और इसके लिए आमतौर पर किसी तरह की जांच पड़ताल की ज़रूरत नहीं होती है। वायरस को अलग करके उसकी पहचान करने के लिए गला, स्किन के घाव या फिर रेक्टम से स्वैब के जरिए सैंपल लिए जाते हैं और इसके अलावा संक्रमित मरीज के फिकल यानी कि मल की भी जांच करवाई जाती है। कई बार एक से ज़्यादा सैंपल की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि हो सकता है कभी मल त्याग के दौरान उसमें वायरस मौजूद न हो। पॉलीमर्स चेन रिएक्शन यानी कि पीसीआर की मदद से डॉक्टर को एंटेरोवायरस के सब टाइप की पहचान करने में मदद मिलती है और यह बीमारी फैलाने वाले वायरस की जांच करना का ये सबसे बेस्ट तरीका है। हालांकि पीसीआर को केवल दुर्लभ मामलों में ही इस्तेमाल किया जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हाथ, पैर और मुंह की जो ये बीमारी है, इसका अंतर संबंधी निदान क्या होता है, यानी कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है। दोस्तों डिफरेंशियल डायग्नोसिस का अर्थ होता है कि दो या फिर इससे अधिक बीमारियों के बीच अंतर करने की प्रक्रिया जिनके संकेत या लक्षण एक समान हों। और ऐसे में हाथ, पैर और मुंह की बीमारी को डायग्नोस करते वक्त जिन बीमारियों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है वे है, सबसे पहले बात करें हर्पेंजाइना की, तो दोस्तों यह बीमारी भी मिलते जुलते वायरस से ही होती है और इसमें भी मुंह में घाव होते हैं, लेकिन हर्पेंजाइना में अंतर ये है कि इसमें होने वाले घाव ओरल कैविटी के पीछे वाले हिस्से में ही होते हैं और इनमें त्वचा पर भी कोई घाव नहीं होता है। दूसरी बात करें कावासाकी डिसीज़ की, तो दोस्तों कावासाकी रोग एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि रक्त वाहिकाओं की दीवार में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन और जलन की समस्या हो जाती है और यह बीमारी मुख्य रूप से नवजात शिशुओं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होती है और इसमें चकत्ते के साथ ही बुखार भी होता है और साथ ही मरीज जो है वो त्वचा के छिलने की भी शिकायत करता है। उसके बाद बात की जाए एरिथेमा मल्टीफॉर्म की, तो एरिथेमा मल्टीफॉर्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि शरीर पर कई सारे चकत्ते हो जाते हैं। किसी तरह के इन्फेक्शन या दवा के खिलाफ यह शरीर की एक इम्यून प्रतिक्रिया होती है। वायरल फेरिंजाइटिस की बात करें तो इसमें कंठ के पीछे वाले हिस्से में इन्फ्लेमेशन होने लगता है। जिंजीवाइटिस की बात करें तो जिंजीवाइटिस में मसूड़ों में सूजन होने लगती है। साथ ही साथ हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और हर्पिस जोस्टर वायरस या जिसे कि हम सिंगल्स भी कहते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हाथ, पैर और मुंह की जो ये बीमारी है इसका इलाज कैसे होता है। तो दोस्तों जिस वायरस की वजह से यह बीमारी होती है उसे समाप्त करने का कोई निश्चित उपचार अब तक मौजूद नहीं है। इलाज का मकसद लक्षणों को मैनेज करना या कम करना होता है ताकि बच्चे को आराम महसूस करवाया जा सके। सभी उम्र के बच्चों के लिए इलाज का प्रोटोकॉल एक समान ही होता है और इलाज के प्रोटोकॉल की बात करें तो उसमें कुछ चीज़ें शामिल होती है। जैसे कि बात की जाए बुखार के इलाज की, तो दोस्तों बुखार की वजह से बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं और इसीलिए डॉक्टर उन्हें पैरासीटामोल या फिर आइबुप्रोफेन दे सकते हैं और इन दोनों दवाइयों से बुखार कम हो जाता है और ये पेन किलर का भी काम करते हैं जो कि मुंह में मौजूद घाव और तकलीफ को भी कम करते हैं। बच्चों को ये दवाइयाँ सिरप या फिर फ्लेवर टैबलेट के रूप में दी जाती है और अगर मरीज को बुखार या दर्द न हो तो ये दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए। बच्चे का तापमान कम करने का एक और तरीका है शरीर से गर्म कपड़े कम करना और गर्म बिस्तर से बच्चे को हटा देना। अगर ज़रूरत हो तो कमरे की खिड़की खोल दें या पंखा चला लें। अगर बच्चे को बुखार हो तो उसे ठंडी पट्टी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर पानी ज़्यादा ठंडा हुआ तो इससे बच्चे की त्वचा के नीचे मौजूद रक्त वाहिकाएं सिकुड़ सकती है जिसे कि हम वैज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। साथ ही ठंडी पट्टी करने से बच्चे को असहज भी महसूस हो सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए हाइड्रेशन की यानी कि जल योजन की, तो दोस्तों किसी भी वायरल इन्फेक्शन के इलाज का मुख्य हिस्सा होता है तरल पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करना। हाइड्रेशन या जल योजन के जरिए शरीर में तरल पदार्थों की कमी नहीं होती और जिससे कि डिहाइड्रेशन की समस्या से मरीज जो है वो बच जाता है। अगर मुंह में सूजन और दर्द हो तो मुंह से तरल पदार्थों का सेवन करना मुश्किल हो सकता है।
लिहाजा मरीज को पैरासीटामोल या फिर आइबुप्रोफेन दिया जाना चाहिए। और अगर मरीज को दर्द की वजह से तरल पदार्थ का सेवन करने में दिक्कत हो रही है, जब दर्द थोड़ा कम हो जाए तो मरीज को अधिक पानी पिलाएं। अगर आप बच्चे को स्तनपान करवा रही हो तो इसे जारी रखें, क्योंकि माँ का दूध बच्चे के लिए हाइड्रेशन का सबसे अच्छा तरीका है। और आप चाहें तो बच्चे को फीड कराने की संख्या भी बढ़ा सकती है ताकि उसके शरीर में ज़्यादा तरल पदार्थ पहुँच सके। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कि बच्चे के मुंह में मौजूद सूजन और दर्द के इलाज की, तो दोस्तों अपने बच्चों को ठोस भोजन करवाने की बजाय उबला और मसला हुआ आलू, सूप, आइसक्रीम जैसी चीज़ें खिलाएं ताकि बच्चे की मुंह की तकलीफ ज़्यादा न बढ़े। मुंह के छाले के लिए कुछ इलाज मौजूद हैं, लेकिन वे कितने फ़ायदेमंद हैं ये अब तक साबित नहीं हो पाया है। इलाज के कुछ तरीकों की बात करें तो बात करते हैं लीडोकेन जेल की। तो दोस्तों लीडोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक दवा है जो कि प्रभावित हिस्से को सुन्न कर देती है और यह दवा बच्चों के लिए उपयुक्त है। उसके बाद बात की जाए बेंजाइड अमाइन माउथ वॉश या स्प्रे की, तो दोस्तों 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों में इसे स्प्रे के तौर पर इस्तेमाल करना सुरक्षित माना जाता है। 12 साल से अधिक उम्र के बच्चे माउथ वॉश के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात की जाए कोलाइन सैलिसिलेट जेल की, तो दोस्तों यह जेल गर्भवती महिलाओं और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उचित नहीं माना जाता है। बात की जाए सलाइन से कुल्ला करने की, तो गर्म पानी में नमक डालकर सलाइन सॉल्यूशन तैयार किया जाता है और इससे आप बच्चे को कुल्ला करवा सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ तभी करें जब आपका बच्चा इतना बड़ा हो कि वह इसे मुंह में लेकर वापस थूक सके और अंदर निगल न लें। और बात की जाए पेन किलर की, तो पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन जैसी दवाइयों का इस्तेमाल करके मुंह में घाव की वजह से बच्चे को जो तकलीफ हो रही है उसे कम किया जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हाथ, पैर और मुंह की बीमारी से और कौन कौन सी समस्याएं या जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो दोस्तों हाथ, पैर और मुंह की बीमारी को लेकर अब तक बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं, जिसके मुताबिक यह कोई गंभीर बीमारी नहीं है। बुखार और घाव की समस्या 7 से 10 दिन में ठीक हो जाती है और ये तकलीफ दे मुंह के छाले भी करीब सप्ताह भर तक रह सकते हैं। हालांकि बीमार बच्चे इस दौरान असहज और चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हैं। बेहद दुर्लभ मामलों में ही यह वायरस शरीर के अन्य अंगों जैसे कि हार्ट, फेफड़े और ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है। कुछ मामलों में हैंड, फुट और माउथ डिजीज से पीड़ित मरीजों में कुछ जटिलताएं भी देखने को मिल सकती है, जैसे कि बार बार खुजलाने की वजह से स्किन इन्फेक्शन होना, मेनिंजाइटिस हो जाना या फिर कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम का फेल हो जाना। दोस्तों बात की जाए कि विशेषज्ञ के पास जाने की ज़रूरत कब होती है, तो दोस्तों जनरल प्रैक्टिशनर कुछ परिस्थितियों में आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भेज सकते हैं। अगर आपके बच्चे में गंभीर डिहाइड्रेशन के संकेत नजर आते हैं, जैसे कि बहुत अधिक सुस्ती महसूस होना, ओरल म्यूकोजा का सूख जाना और आंखों का अंदर धंसना, तो ऐसी स्थिति में आपके बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर बच्चे में तंत्रिका तंत्र संबंधी कोई संकेत दिखते हैं, जैसे कि झटके या दौरे आना और बहुत अधिक सिरदर्द होना या क्लिनिकल लक्षण दिखना जैसे कि एनसेफेलाइटिस या चेतना की कमी, और अगर मुंह में मौजूद घाव लंबे समय तक बने रहें और इलाज के बाद भी ठीक न हो रहे हों, तो ऐसी स्थिति में आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भेज सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ सुझाव की बात करें, कुछ एडवाइस की बात करें, तो हाथ, पैर और मुंह की बीमारी एक संक्रामक रोग है। बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि लक्षण दिखने का समय 3 से 5 दिन तक होता है और जब कोई बीमार मरीज खांसता या छींकता है तो वायरस हवा में फैल जाते हैं। और इसके अलावा प्रभावित त्वचा जहां पर घाव हो वहां से निकलने वाले तरल पदार्थ को छूने से भी बीमारी फैल सकती है। और इसीलिए अपने बच्चे को साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि यह वायरस की चपेट में न आए और ना ही दूसरों तक बीमारी फैलाए। इसके लिए आप कुछ कदम उठा सकते हैं, जैसे कि बच्चे में यह आदत डालें कि वह टॉयलेट का इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह से अपने हाथ धोएं। खांसते और छींकते वक्त बच्चे को अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढककर रखना चाहिए। अपने नाक और मुंह को साफ टिश्यू पेपर से पोंछना चाहिए। बच्चे के डायपर, नैपी, वाइप्स या फिर गंदे टिश्यू छूने के बाद आपको भी अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। संक्रमित बच्चे द्वारा इस्तेमाल की गई गंदी चादर, तौलिया और कपड़ों को गर्म पानी से या फिर वॉशिंग मशीन में धोना चाहिए। और बच्चे से कहें कि अगर कोई बीमारी हो तो वे उनके कप, बर्तन, कपड़े या फिर तौलिए को शेयर न करें। और अगर बच्चे को स्किन पर घाव हो जाता है तो उससे कहें कि वे अपने घाव या फिर फफोले को न फोड़े, क्योंकि उसके अंदर मौजूद तरल पदार्थ जो है वो संक्रामक होता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ सुझाव की, तो अगर कोई गर्भवती महिला हैंड, फुट और माउथ डिसीज से पीड़ित किसी
मरीज के संपर्क में आती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे में इस बीमारी की वजह से कोई जटिलता उत्पन्न नहीं होती है। हालांकि अगर डिलीवरी डेट से 3 सप्ताह पहले किसी गर्भवती महिला को हाथ, पैर और मुंह की बीमारी हो जाती है तो उन्हें तुरंत किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान गर्भ में पल रहे बच्चे में वायरस पहुंचने का खतरा हो सकता है। वैसे तो ज़्यादातर नवजात बच्चों में इस बीमारी के हल्के लक्षण ही दिखते हैं, लेकिन कई बार गंभीर इन्फेक्शन भी हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो ज़्यादातर मरीज इस बीमारी से पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं। बीमारी के क्लिनिकल लक्षण 3 से 4 दिन में बेहतर होने लगते हैं, तो वही त्वचा और मुंह में होने वाले घाव 1 से 2 हफ्ते के अंदर पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।